जून महीने के लिए एम्फी के जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो डेटा जारी कर दिया है, नेट आधार पर जून महीने में इक्विटी फंड्स में 28,973 करोड़ रुपए का इन्फ्लो आया है। मई के महीने में 22,907 करोड़ रुपए का नेट इन्फ्लो आया है। मिड कैप फंड्स का जलवा जारी है और जून महीने में नेट आधार पर इसमें सबसे अधिक जो है 6,090 करोड़ रुपए का इन्फ्लो दर्ज हुआ है। अब चूंकि मामला जो है पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, SIP से जुड़ा हुआ है, एम्फी के डेटा को हर महीने हम लोग डिकोड करते हैं। प्रवीण सर का रुख करेंगे, क्या पिछले महीने से कुछ आंकड़े बेहतर आए हैं सर, और इनका क्या कोरिलेशन है मार्केट की जो स्ट्रेंथ को अगर देखा जाए तो? नहीं, बिल्कुल देखिए, जून का महीना राहत देने वाला रहा है इक्विटी जो म्यूचुअल फंड हैं उनके इन्वेस्टर्स का, या ओवरऑल अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को देखेंगे तो एक बुलिशनेस यहाँ पर इन्वेस्टर्स के भीतर दिखाई दी है, जिन्होंने आपका इक्विटी इन्फ्लो जो है वो 28,973 करोड़ रुपए पे पहुँच गया, जो मंथ ऑन मंथ आपका 26% बढ़ा है। 22,907 करोड़ रुपए से लगभग 6,000 करोड़ रुपए की इजाफा हुआ है जी। लेकिन अगर आप मार्च और अप्रैल के आंकड़े देखेंगे विशाल, तो उसके मुकाबले अभी भी जून का नंबर जो है वो कम दिखाई देता है। अप्रैल में 38,440 करोड़ रुपए का इन्फ्लो आया था, इक्विटी इन्फ्लो जो था, और जबकि मार्च में ये 40,000 करोड़ रुपए के ऊपर था। तो एक तो रिकवरी दिखाई दी है मई के मुकाबले, ठीक ठाक अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर इक्विटी इन्फ्लो में दिखाई दी है। दूसरी चीज़ ये है कि सिप का नंबर भी यहाँ पर बढ़ता हुआ विशाल दिखाई दिया, लगभग 3% का अगर आप मंथ ऑन मंथ देखेंगे तो वो इजाफा हुआ है। 31,781 करोड़ रुपए सिप में आए हैं जून के महीने में, और ये आपका 3 महीने का सबसे बड़ा नंबर है। इसके पहले आप मई में देखेंगे तो 30,900 करोड़ रुपए के आसपास का इन्फ्लो विशाल यहाँ पर आया था। सर AUM की भी बात कर लें तो एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी जो AUM है वो 81.58 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 82.22 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया। यानी बहुत जल्द सर हम लोग जो है 100 लाख का जो आंकड़ा है उसको भी पार करते हुए दिखेंगे। नहीं, बिल्कुल। और देखिए, कुछ और चीज़ें हैं ट्रेंड जो यहाँ पर एक ये दिशा दिखाते हैं कि इन्वेस्टर्स आखिर रुझान उनका बढ़ कहाँ रहा है। और बार बार ऐसा कहा गया कि साहब क्या लार्ज कैप जो है अब अपनी चमक खो रहे हैं, क्या मिड कैप और स्मॉल कैप में फिर से इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि अब ये फ्रंट रनर बनेंगे, और ये सबसे पहले जो मार्केट की रैली मान लीजिए अगर शुरू हो रही है तो उसमें सबसे तेज रफ्तार से ये भागना शुरू करेंगे। इन्वेस्टर्स के बिहेवियर में भी विशाल तकरीबन ऐसा ही दिखाई दे रहा है। मिड कैप में सबसे ज़्यादा 6,000 करोड़, लगभग 6100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर स्मॉल कैप है, जहां 5600 करोड़ आया है, और फिर फ्लैक्सी कैप के आपके फंड है जो 5200 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है। तो इन्वेस्टर भी ये मानकर चल रहे हैं कि जो रैली अगर आई बाजार में तो, और जून में अगर आप मार्केट को भी देखेंगे तो लगभग 1.5% के आसपास निफ्टी में तेजी आई है, जबकि मई में ये, लेकिन ये आंकड़ा कमजोर 2% के आसपास गिरावट है। बाजार वाला आंकड़ा आपको भले कमजोर लगे सर, लेकिन जो मिड कैप और मल्टी कैप का आपने उदाहरण दिया, फ्लेक्सी कैप का, इनमें अगर बदलाव अगर आप देखेंगे बॉस तो समझिए कि 38.88% का है। मैं अगर मिड कैप फंड का बता रहा हूँ तो मई में 4385 करोड़ आया और जून में 6090, बदलाव आया है 39% का। अगर मल्टी कैप फंड की बात की जाए तो 2291 आया मई में और 3070 आया है जून में, 34% का जो है आपको बदलाव देखने को। लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात की जाए तो 3278 आया था मई में सर, और अब आया है 4321, यानी यहाँ भी 32% का इजाफा है। तो सही में आपने सही भांपा सर कि बदलाव। बिल्कुल, देखिए, इन्वेस्टर जो डायरेक्ट स्टॉक से बचना चाहते हैं, जिनको ये लगता है कि साहब शेयरों को सर्च करना, उसको ढूंढना, फिर कौन से शेयर में कितना रिस्क है, वो जो उस रिस्क को नहीं लेना चाहते, वो और मार्केट की रैली या स्मॉल कैप और मिड कैप की रैली का फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं, उनको ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन संभवतः समझ में आता है कि ऐसा करा जाए कि मिड कैप के फंड में पैसा लगा दिया जाए, स्मॉल कैप के फंड में पैसा लगा दिया जाए, जहाँ पे जब रैली आएगी तो वहाँ पर आपको तेज रफ्तार के फायदे दिखाई देंगे। एंड व्हाट अबाउट सर गोल्ड ETF? गोल्ड ETF में भी कोई बदलाव आया है या नहीं आया? जून में कहा जा रहा है कि 3443 करोड़ का जो है निवेश गोल्ड ETF में आया है। तो सिर्फ जो है निवेशक बाजार पर ही निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, गोल्ड ETF पर भी रुझान है। और जिस तरह से अगर हाल फिलहाल में अगर हम लोग डेली पेपर भी देख रहे हैं सर, तो तमाम लोग जो है, जिस तरह से सेंट्रल बैंक्स भी जो है ज़बरदस्त तरीके से गोल्ड को होल्ड कर रहे हैं, और आम निवेशक की तो बात आप बेहतर तरीके से आप बताएंगे सर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, गोल्ड को लेकर फिर एक बार रुझान, एक गिरावट के बाद रुझान फिर से गोल्ड असल में सर 61,000 रुपये सस्ता हो गया अपने पीक से 1.76 लाख
के आसपास था 10 ग्राम सोना, अब जो है 1,40 के आसपास है सर। तो 60,000 रुपये सस्ता हो गया, तो लोगों को लग रहा है लपक लें। बिल्कुल, लोगों को लग रहा है कि आगे फिर गोल्ड में भी, और देखिए जब जंग रुकी तो इस वजह से भी संभवतः ऐसा, क्योंकि कई दफ़ा और लंबे पीरियड तक, बल्कि मैं ये बात कहूँगा कि गोल्ड और सोना गोल्ड और बाजार दोनों एक साथ ऊपर चलते हुए दिखाई दिए हैं। अब क्या फिर ऐसा माहौल बन रहा है कि तेज़ी आई, उसके बाद गिरावट आई, और उसके बाद बाजार और गोल्ड में अब एक साथ तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है? तो ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन एक चीज़ जो डेट म्यूचुअल फंड हैं वहाँ बड़ा आउटफ्लो दिखाई दिया। लगातार दूसरा महीना ऐसा है विशाल जब मई में लगभग 96,000 करोड़ रुपए का आउटफ्लो था, और इस बार 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का तो आउटफ्लो सर दिखाई डेट दिया। में जो ये गिरावट है, क्या ये चिंता वाली बात है? इसको भी हम समझना चाहेंगे। नहीं, मुझे लगता नहीं कि डेट में गिरावट चिंता की बात है। जान ऐसा पड़ रहा है कि लोगों ने यहाँ पर से पैसा निकाला है, और हो सकता है पैसा बाजार में या म्यूचुअल फंड्स में पैसा विशाल लगाया हो। चलिए सर, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा इस स्टोरी से रिलेटेड। सब कुछ बड़ा ठीक ठाक चल रहा था सर, 21 दिन का पीस वीस सब चल रहा था, दोनों पक्ष मान भी रहे थे, ईरान, इजराइल, अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अचानक एकाएक जो है 21 दिन के बाद जो है देखने को मिला कि दोनों तरफ से जो है ताबड़तोड़ हमले होने लग गए। चीज़ें सब कुछ सही थी, 24,500 के आसपास निफ्टी भी पहुँच चुका था, लेकिन वहाँ से जो है मूड जो है थोड़ा किरकिरा हो गया है सर। क्या इन सब का प्रभाव पड़ेगा सर आने वाले समय में बाजार को लेकर? क्या युद्ध जो है, आप भी कह रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि लगता है विशाल कि अब लंबा चलेगा वॉर? नहीं, बिल्कुल, देखिए इज़राइल कह रहा है कि ये लड़ाई फिर से छिड़ सकती है, हम फिर से कर सकते हैं हमले, और पहले से ज़्यादा बड़े अटैक हम ईरान पर कर सकते हैं। एक बात ये आई। दूसरी बात, इज़राइल ने कहा है कि अमेरिका अगर हमें कहेगा तो हम जो ईरान पर स्ट्राइक्स में उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। यानी फिर से एक बार लड़ाई को लेकर चीज़ें सरगर्मी तेज़ हो रही है, और अगर लड़ाई बढ़ती है और पूरा का पूरा मसला, बाकी तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई थी दोनों पक्षों के बीच में, लेकिन अब मसला ज़्यादा बड़ा जो विशाल दिखाई देता है वो हॉर्मुज को लेके नज़र आ रहा है कि आखिर हॉर्मुज से फ्री ट्रेड हो पाएगा या उस पर टोल लगेगा, क्या फीस ली जाएगी या फ्री ट्रेड होगा। और इसीलिए अमेरिका ने तमाम जो है बड़े अटैक ईरान पर किए, और साफ संदेश ये है कि हॉर्मुज एक इंटरनेशनल वाटर्स वाला इलाका है, वहाँ पर आप किसी भी जहाज फ्री एंड फ्लो से, होना चाहिए। हाँ, फ्री फ्लो रहे वहाँ पर जहाज़ों का। इसको लेकर अब पूरी रस्साकसी दिखाई दे रही है, और मुझे लगता है कि अगर ईरान अपने रुख से पीछा नहीं हटा तो ये लड़ाई फिर से भड़कती हुई दिखाई देगी। और ये लड़ाई बढ़ी सर तो मार्केट के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, कमोडिटीज़ के लिए कैसा होगा? बिल्कुल, सबसे पहला झटका भारत के लिए इस संदर्भ में है कि तेल फिर से महंगा होगा, फिर से एलपीजी की सप्लाई, एलएनजी की सप्लाई, वहाँ पर चीज़ें फंसेंगी, और लोगों के लिए दिक्कतें हो सकती हैं। तेल को लेकर जो समस्या हम लोगों ने देखी फरवरी के बाद से ही, तो वो मुश्किलें भारत के लिए ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं विशाल।